हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है FST 14। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। किसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम? देखते हैं। पहला हमारा क्या दिया? सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 ये होता है। फास्फोरस में कितने होते हैं? 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। ये हो गया फास्फोरस का। सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p हो गया सिलिकॉन का। मैग्नीशियम का देखो कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये हो गया मैग्नीशियम का। अब कह रहा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी किसमें सबसे ज्यादा लगेगी। तो हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? 2p5। दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2p5 बचा और 3s 0 हो जाएगा। 2p5 बचेगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ से हमने दो निकाला तो 3p5 बचा। तीसरा निकाल लेंगे तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना बचेगा? 3p1। और यहाँ से दो निकालोगे कितना बचेगा? 3s2। और यहाँ से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p6 बचेगा। अब देखो 3s2 और 2p6 ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। ये पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसकी तरह? नियॉन की तरह। तो यहाँ पे क्या है? 3s2 है। इसकी दूरी ज्यादा है न्यूक्लियस से। थर्ड ऑर्बिटल की दूरी ज्यादा होती है 2 ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और इसमें से मुश्किल है। ये 3p1 है और 2p5 है। ये पूरा फुल फील्ड है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हो जाएगी? मैग्नीशियम के लिए। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पा ले रहा है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो 51 का कौन सा हो जाएगा? चौथा। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कंसीडर द ऑर्डर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट बताना है। ये ऑर्डर देखो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट। पहले हम साइज का ऑर्डर बता दें। साइज का देखो, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। ये हमारे पास जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सारी। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो साइज का ऑर्डर हम निकालते हैं, साइज का ऑर्डर जो निकालते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। अगर जेड की वैल्यू हमारे पास कम होगी तो साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जेड की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है? इसके लिए 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। तो सबसे कम जिसके लिए होगी उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी हो गई? हमारे पास सबसे बड़ी साइज हो जाएगी O-2 की बड़ी साइज, सबसे बड़ी साइज। उसके बाद किसका हो जाएगा? F- का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? Ma+ का हो जाएगा। फिर Na+, फिर Mg+2। मतलब Mg+2 की साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास साइज का ऑर्डर आ गया। Mg+2 की साइज सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी साइज किसकी होगी? Mg+2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। और हमें यहाँ पे जेड इफेक्ट का ऑर्डर बताना है किस पे? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? Mg+2 पे। तो Mg इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो Mg+2 का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर Na+ का, फिर क्या है F- का, फिर क्या है O-2 का।
चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किसका है? Mg+2 का। Mg+2 का, फिर Na का, फिर F- का, फिर O-। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जेड इफेक्ट का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट देखो सेम है जेड इफेक्ट, तो ये तो सही हो गया हमारे पास। अब सेकंड देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो साइज का ऑर्डर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का। जिसकी साइज सबसे छोटी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसकी साइज सबसे छोटी तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। ये जेड इफेक्ट का ऑर्डर है, जेड इफेक्ट का। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो Mg+2 का साइज सबसे छोटा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी साइज छोटी है? Na+, उसके बाद Na+ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? F- हो जाएगा, फिर O-2 हो जाएगा। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी सही हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? O-2 की। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो इसी का उल्टा कर दो, O-2 को इधर कर दो। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, तो O-2 की साइज सबसे बड़ी, फिर किसकी हो जाएगी? O-2 के बाद F- की हो जाएगी, फिर Na+ की, फिर Mg+2 की। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइज है, ठीक है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइज है। और हमें क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये तो सबसे छोटा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लगाना है साइज का तो ये होगा, मतलब हमारा ये गलत हो गया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जिसकी साइज छोटी होगी वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटी साइज किसकी है? मैग्नीशियम की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी हमारा सही है। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। बाकी सारे करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास चार कॉन्सेप्ट रिवाइज जाएंगे: जेड इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इन केस ऑफ sp3d hybridization, if all the sigma bond are identical, how many lone pair? आइडेंटिकल होने के लिए देखो ये जो 5 sp3d है, sp3d है, तो ये दो मान लो ये x है और एक ये एक्सियल होगा, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तीन लोन पेयर को अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दें तो ये जो एक्सियल वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, ये जो एक्सियल वाला सिग्मा बॉन्ड होगा ये आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? एक दूसरे के मतलब एक समान होंगे। तो कितने लोन पेयर चाहिए हमें? 3 लोन पेयर चाहिए। sp3d तभी तो होगा। देखो sp3d कितना? 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा, कितना हो गया? 5। तो sp3d हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच इज मोस्ट एसिडिक? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -H और -I। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं +M +H और +I। एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? पहले M को देते हैं, फिर H को देते हैं, फिर I को देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? M इफेक्ट कहाँ लग रहा है? यहाँ देखो -M लग रहा है, यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे देखो +M ग्रुप है और ये +H ग्रुप है। तो प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? M को देंगे। अगर हमारे पास -M होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और ये हमारा -M है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और ये +M है, ये एसिडिक ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे सिर्फ H बढ़ाने वाला घटाने वाला है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा कौन सा हो गया? पहला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर सबसे कम एसिडिक कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब इन दोनों में देखो ये हमारा क्या करेगा? +H लगाएगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसडी की स्ट्रेंथ कम होगी। तो पहले के बाद हमारा दूसरा हो जाएगा और ये चौथा और ये तीसरा। तो सबसे ज्यादा एसडी हमारा कौन सा आ गया? सबसे ज्यादा एसडी की स्ट्रेंथ होगी पहले की, पहला हमारा सबसे ज्यादा एसडी। तो मोस्ट एसडी कौन सा हो गया? 54 का पहला, मोस्ट एसडी 54 का पहला। देख लो एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। In a reaction 5 mole of electron are transferred to 1 mole of nitric acid। हमारे पास 1 मोल क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3 है। इसको हम 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या है +5 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5, ठीक है। कह रहा है इसके 1 मोल को 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? N2 में, N2 में, N2O में कि N2O4 में? मान लिया हमने N2 में कन्वर्ट कर दिया इसको, N2 में कन्वर्ट कर देता है। एक N है यहाँ कितना, इसको बैलेंस करने के लिए हाफ कर दिया हमने, क्योंकि एक N हो जाएगा। अब यहाँ 0 हो गया। देखो अगर हमें 5 प्लस है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे N फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। यही N फैक्टर जो होता है यही हम इसको दे देते हैं 5, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि कितना मोल ऑब्टेन ड्यू टू रिडक्शन पॉसिबल, क्या हमारे पास जो क्या बनेगा? सबसे पहले तो नाइट्रोजन बनेगा। N2O क्यों नहीं बनेगा देखते हैं। N2O कितना होगा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2x, ये हो जाएगा 2x = +1, कितना हो गया +1। अगर हम N2O बनाते तो इस पे +1 आता, और यहाँ +5 है, +5 से +1 जाने के लिए इसको हमें 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तभी +1 बचेगा। और हम दे कितना रहे? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, इसलिए ये नहीं बनेगा। और इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? हाफ मोल, मतलब 0.5 मोल N2 बनेगा हमारे पास, 0.5 मोल N2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, 0.5 मोल N2 बनेगा। तो ये भी बता दें कि हमने ये क्यों नहीं बनेगा, इसके 1 मोल से हाफ मोल N2 बनेगा अगर इसको 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस 181 प्रेशर इज नीड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर प्रोपेन। प्रोपेन है C3H8, इसको हम जला रहे हैं O2 के प्रेजेंस में। क्या बनेगा हमारे पास? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, कितने 8 है तो यहाँ 4 H2O कर दो, कितने बचे? 6 4 10, यहाँ 5 O2 कर दो। हमारे पास ये कितना लीटर? 1 लीटर। हमें पता है गैस इक्वेशन से PV = nRT। अगर सारी कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे तो R तो पहले से कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है। मतलब मोल को या वॉल्यूम को हम मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये 1 लीटर है तो इसका कितना लीटर लगेगा? 5 लीटर लगेगा। और ये 3 लीटर हमारे पास बनेगा, और ये कितना बनेगा? 4 लीटर बनेगा। तो कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए हमें? 1 लीटर के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए हमें। कितने लीटर? 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। हमने वॉल्यूम को मोल से रिप्लेस कर दिया। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। तो n = क्या है? 3 है, तो l = कितना हो जाएगा? 0 1 2। और अगर l = 2 है तो m = क्या हो जाएगा? -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल हो गए। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? m = क्या? m = -2। तो एक ही ऑर्बिटल की बात तो कर रहा है, -2 वाले की। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड, 57 का सेकंड। आगे बढ़े, 58 नंबर।
नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट। KMnO4 है हमारे पास, KMnO4, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फेरस ऑक्सीडेट से या फिर C2O4 से। तो ये रिएक्शन करके हमारे ये एसिड है, और एसिडिक मीडियम में Mn+7 यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 किसमें कन्वर्ट होता है? +2 में। Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और आयरन यहाँ +2 में है, ये कन्वर्ट हो जाता है +3 में। भाई अगर इसका रिडक्शन हो गया तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और ये C2O4 यहाँ +3 में आता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में +4 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन किसमें जा रहा है? +2 से +3 में जा रहा है, और कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, तो उनके एन फैक्टर आपस में जुड़ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1, और इसका कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 1 × 2 कितना हो गया? 2। टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 + 1 कितना हो गया? 3। और यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 से 7 से 5 में गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 5। अब हमें पता है कंप्लीटली एसिडिक मीडियम, ठीक है, ऑक्सीडाइज कितने मोल को ऑक्सीडाइज करेगा, हमें इसके मोल निकालने हैं। ठीक है, इसका एन फैक्टर हमें पता है 5, और इसके मोल हमें गिवन है कितना? 1 मोल। इसका कितना मोल गिवन है? 1 मोल। तो इसका एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 को बराबर कर देना है किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 के बराबर कर देना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फार्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर। इसके मोल इंटू एन फैक्टर को बराबर कर दो इसके मोल इंटू एन फैक्टर के। इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है, इसका एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना? 5। इसका मोल हमें गिवन है 1 मोल, इसका एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना? 3। तो हमारे पास कितना आ गया मोल? 3/5। 3/5 मतलब 10 बढ़ा के 0, 5 × 30, 0.6 मोल आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? 3rd। कौन सा ऑप्शन हो गया? 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हीलियम एटम 2 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। हीलियम 2 टाइम हेवियर है हाइड्रोजन से, मॉलिक्यूल से, एट 298 केल्विन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह उसके मॉलिक्यूलर वेट या उसके वेट पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ही काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन सेम रख रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, सेम एज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह रहेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, न कि उसके वेट पे डिपेंड करता है। 59 का कौन सा हो गया? चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो कहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो Cn हमारा क्या लगाएगा? -m। ये बॉन्ड टूटेगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा। और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। और ये हमारा +m ग्रुप है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। ये देखो ये भी +H देगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। ये देखो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला कोई है नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव -m है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे को इलेक्ट्रोफाइल पे, उतनी जल्दी अटैक करेगा। अब देखो सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव करने की बात हो तो m इफेक्ट
सबसे ज्यादा तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखो ये तो प्लस यम लगा रहा है, ये रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, दूसरा। सबसे कम रिएक्टिव दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो कौन सा होगा, इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें कोई रिएक्टिविटी को कम करने वाला है नहीं, तो उसके बाद आ जाएगा चौथा, फिर आ जाएगा तीसरा। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा आ रहा है हमारे पास, दूसरा। क्यों, क्योंकि NH2 क्या है, प्लस एम ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा जल्दी, जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी वहीं पे वो जल्दी से अटैक करेगा। तो ये क्या कर रहा है, माइनस एम, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल को मिल गया खाली जगह, अब ये यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। 60 का कौन सा हो गया, सेकेंड, और ये हमने आपको ऑर्डर भी बता दिया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। Which of the following is most reactive towards addition of HBr? HBr का एडिशन हो रहा, और ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया, इसमें HBr को जोड़ना है हमें, HBr को, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइल। इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी रिएक्टिविटी देखना है तो हम क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बनेगा माइनस, ये प्लस, ये कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 एथाइल प्रोपीन, 1 2 3, ये 2 मेथाइल प्रोपीन हो गया, CH3 और CH3। यहाँ देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और 2 ब्यूट 2 इन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH3 बेंजीन देखो HBr के साथ रिएक्शन नहीं करता है, HBr के साथ ये एडिशन नहीं करेगा, HBr के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले कैंसिल हो गया, बचा ये तीनों। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम प्लस एस देख सकते हैं, प्लस आई प्लस एम, और हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस 1 माइनस होगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, सेकंड वाले ऑप्शन के पास, सेकंड वाले के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, 61 का ऑप्शन सेकंड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। डाइल्यूट H2SO4 है और हमारे पास H2O से रिएक्शन करा रही है। ये क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। ये कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ हमारे पास H+ आएगा और OH- आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब ये क्या, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये H आ जाएगा, आके जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अगर बन गया तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। भाई ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अगर हम मेथाइल शिफ्ट करा दें और कार्बोकैटायन को इधर ले जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ चला जाएगा। देखो ये हो जाएगा CH3 C+
CH3 और ये मेथाइल ग्रुप इधर है, क्या होगा मेथाइल शिफ्टिंग, यहाँ मेथाइल शिफ्टिंग होगी, मेथाइल शिफ्टिंग क्या होगी, मेथाइल शिफ्टिंग होगी। तो ये हमारे पास CH CH3 और ये CH3, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, OH माइनस, H प्लस तो हम पहले जोड़ चुके हैं यहाँ पे H प्लस को, ठीक है। अब OH माइनस को प्लस, यहाँ प्लस को दे दो, कितना हो जाएगा CH3 COH CH3 CH3 और CH3, ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3OH CH3 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 CHOH CH3, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। 62 का ऑप्शन सेकंड हो गया। और ये जिन लोगों ने बनाया उसका गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे आपने जोड़ दिया है OH को, और ये हमें देखना है इसमें एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ पहले। 62 का कौन सा होगा, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मैच द कॉलम, मस्टर्ड गैस होती है हमारे पास, जब एसिटिलीन की रिएक्शन कराते हैं H2 और Cl2 से, तो मस्टर्ड गैस बनती है हमारे पास। और ये लुईस साइट हो गया, जब इसकी रिएक्शन इससे कराओगे कि हमारे पास क्या बन जाता है, CH Cl डबल बॉन्ड CH AsCl2 लुईस साइट बन जाता है। तो डी का हो गया तीसरा, डी का तीसरा किस ऑप्शन में है, इसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन में है। और ए का दूसरा किस ऑप्शन में है, ए का दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन में, ए का दूसरा 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो विनाइल एसिटाइलिन, इसको यहाँ से मिला हुआ तो विनाइल एसिटाइलिन बनता है। सी का पहला देखो किस ऑप्शन में, सी का चौथा, ये सी का पहला, तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया हमारे पास। मिलान वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर CO कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और 7, 7 6 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। O2 16 1 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 O2 ये 15 है, O2 15 है, 15 का कितना होता है 2.5 2.5। O2 17 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.5, और 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 2 मोलर NaCl, KCl इसका KSP हमें दिया है, AgCl है हमारे पास, ये टूटेगा Ag प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। इसका KSP हमें गिवन है कितना 1.8 इंटू 10 टू पावर -10 हमें दिया है। अब हमने देखा कि इसका मान लो पहले सॉल्युबिलिटी S था और ये S था, लेकिन हमने इसमें जब 2 मोलर NaCl मिलाया, 2 मोलर NaCl मिलाया, तो Cl हमारा क्या आएगा, कॉमन आयन आएगा, Cl कॉमन आयन आएगा। तो कॉमन आयन की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मान लिया ये हो गया S डैश और ये S डैश प्लस C, S डैश प्लस C मतलब कॉमन आयन आएगा Cl, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 मोलर है तो 2 जोड़ दो। अब KSP हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, KSP चेंज नहीं होता है, KSP कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा S डैश और ये S डैश प्लस 2, ये कितना हो जाएगा S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश इंटू 2। अब ये हायर पावर वाले को निगलेक्ट किया जाता है 0, और KSP की वैल्यू हमें कितनी दी है देखो 1.8 इंटू 10 टू पावर -10, और ये कितना है 2 इंटू S डैश है। अब S डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.8 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर -11। S डैश कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर -11, 9 इंटू 10 टू पावर -11। ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड।
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 9 × 10⁻⁻11। पहले सॉल्युबिलिटी कुछ और थी, अभी सॉल्युबिलिटी उतना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कॉमन आयन मिला दिया है। देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास मान लो HCl और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास H+ आएगा और स्ट्रॉन्ग बेस से OH- आएगा और ये बना लेंगे H2। तो ये रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? पहली रिएक्शन होगी। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ΔH इक्वल टू कितने होगा? इसके ΔH के बराबर होगा। इसके ΔH के कितना होता है? -13.7 किलो कैलोरी या 57.2 किलो जूल में होता है। देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 67 कंपेयर विद एल्कलाइन अर्थ मेटल द एल्कली मेटल एग्जिबिट। कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में एल्कली मेटल में क्या क्या मतलब क्या क्या उसके डिफरेंस होते हैं। एल्कली मेटल है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो एल्कली मेटल के पास क्या क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। लार्जर आयनिक साइज, हमने देखा है जब पीरियड के लॉन्ग हम जाते हैं तो साइज क्या होती है? साइज छोटी होती है। तो एल्कली मेटल पहले आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बाद में आता है। तो एल्कली मेटल की साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। बात सही है। ग्रेटर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाता है क्योंकि उसके S में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और साइज भी बड़ी होती है तो आराम से निकल जाता है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या होता है? इनर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ग्रेटर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बी भी सही है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है फर्स्ट ए का एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में। लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज बड़ी होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारे पास? A, B and D। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला A, B and D। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उनका? कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। 67 का कौन सा हो गया? पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हमें क्या करना है? कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी, ये की पॉइंट है इसका, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर हम स्टेबल कार्बोकैटायन देखते हैं कौन सा है। ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस। अब इस कार्बोकैटायन में देखो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। यहाँ देखो दो तरफ रेजोनेंस है, दो तरफ रेजोनेंस है और रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को। तो यहाँ दो तरफ रेजोनेंस है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया A। यहाँ एक रेजोनेंस है, उसके बाद हो गया B। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, बस प्लस आई इफेक्ट है, उसके बाद हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा और रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही होगा। तो A, B, C हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। 68 का कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बढ़े, देख लो एक बार। ये इसका की कॉन्सेप्ट है, ये जिसको पता है ये लगा लेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d। sp3 में एक ही d है तो कौन सा d होगा? dz स्क्वायर वाला होगा, dz स्क्वायर वाला होता।
कौन सा होगा, dz स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, dz स्क्वायर होगा ये। कौन सा d वाला होगा, 5 आर्बिटर होते हैं जिनमें से एक क्या होता है, dz स्क्वायर, वही होगा यहाँ पे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन ए रिवर्स आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल तो डेल्टा टी क्या होगा, 0, और डेल्टा टी 0 हो तो डेल्टा यू भी 0 होगा, हमें पता है। आइसोथर्मल में क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0, तो डेल्टा यू क्या होगा, 0। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ हमें बताना है किस टाइप का आइसोमर है ये। देखो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ये है और फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम है दोनों में। अब देखो चैन यहाँ 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, यहाँ 1 2 3 कार्बन की चैन है। ऑप्शन कौन सा हो गया, चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। B2C है, इसको H2O से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बनेगा CH4, और CH4 की रिएक्शन N2 और इलेक्ट्रिक आर्क जो तार आपस में शॉर्ट करते हैं उसकी प्रेजेंस में अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बन जाता है HCN, ट्रिपल बॉन्ड लिखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक बनेगा CH4 और B बनेगा HCN, CH4 और HCN। ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। अब यहाँ पे हमारे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट मिल के हमें मेन प्रोडक्ट पूछा हुआ है, मेन प्रोडक्ट बताएंगे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, IUPAC नेम लिखते हैं। 1 2 तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से भी तीसरे नंबर पे है। तो प्रियोरिटी हम किसको देते हैं, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी ज्यादा देते हैं। 1 2 3 4 5 3 मिथाइल कितने कार्बन है, पेंट 1 इन और 4 आइन। 3 मिथाइल पेंट 1 इन, 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। ऑप्शन कौन सा होगा, सिंपल सा IUPAC है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्लार्क प्रोसेस में बच्चों हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए आपने रटाया क्वेश्चन है, क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो किसका होगा, m की वैल्यू भी सेम है और 5 5 दोनों है तो b और d बराबर होंगे, b और d बराबर होंगे और सबसे कम हो जाएगा a c b d बराबर और e, a का सबसे ज्यादा, फिर c का, फिर b d बराबर है, फिर a। ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ अगर n की वैल्यू, अब जब n n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो जो n की वैल्यू ज्यादा जिसके लिए उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। देख लो, देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। मास ऑफ CaO दैट शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 20 kg और 80% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है हमारे पास CO3 है, ठीक है। कितना केजी है, 20 kg है, लेकिन 80% प्योर है, मतलब प्योरिटी सिर्फ 80% है। और ये हीट करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, ठीक है। 80% प्योर है तो कितना ग्राम हो गया, ये 20 का 8 दूनी 16 ग्राम हो गया, 16 kg हो गया। तो इसका सबसे पहले मोल निकालो, मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 100 मोल आ गया। अब इसका देखो कोएफिशिएंट मेथड लगाओ यहाँ पे। अब हमें पूछा है ये कितना बनेगा, यही पूछा है ना, तो 1/1 इसका कोएफिशिएंट बटे इसके मोल 16/100 और इसका कोएफिशिएंट बटे इसके मोल, तो इसके मोल कितने आ गए, मोल आ जाएंगे 16/100, ठीक है। और इसका हमें वेट बताना है, मोल आ गए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 56 56। देखो ये 20 दूनी 40 प्लस 16 56, ठीक है। तो वेट हमारे पास कितना आ गया, ये 16 प्लस 56 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये देखो कितना आ जाएगा,
4 से काटे, 4 1 4, 4 4 पे 16 और ये 4 दूनी 8, 4 25 25 हो गया। अब ये देखो कितना आ जाएगा 244 244 डिवाइड बाई 25, ये कितना हो जाएगा, वेट हमारे पास आ जाएगा 8.96 kg। kg है तो इसको ग्राम बना लो, 8.96 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हमारे पास मिल जाएगा। इतना वेट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा। तो देख लो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।